नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। कमाल की बात यह है कि मैं भी आप लोगों के समक्ष आ चुका हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ। तो फटाफट मुझे बता दीजिए जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर अब जो होगा वो आप सब देख पाएंगे। वो होगा वही जो आपने सोचा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया दिल्ली पुलिस का पेपर हो चुका है। अब उस चीज़ का ड्राइवर का पेपर जिस हिसाब से होता है, आपके बाकी एसएससी के भी ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, तो उसी के बेसिस पर मैंने सोचा क्यों ना एक करामाती, एक चमत्कारी मॉक आपके लिए कराया जाए। तो उसी प्रकार का एक चमत्कारी मॉक मैं आपके लिए कराने वाला हूं। और क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कुणाल पवार क्लास के अंदर है, रंजना राजभर क्लास के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। और भी आर पार के अविनाश कुमार है, ठीक है। आपके दीक्षांत भाई क्लास के अंदर आ चुके हैं, अमित पंडित जी क्लास के अंदर आ चुके हैं, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर हैं। क्लास को लाइक करते ही ये अपनी शोभा बढ़ा लेंगे और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, क्लास एक कंप्लीट जीके की क्लास है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं और वो उसी बेसिस पर रहेंगे। जैसे चलते हैं, जो बच्चे का कमेंट है ओम पार्वती पते हर हर महादेव, उसी के साथ चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, कप्तान मीना अभी क्लास के अंदर आ चुके हैं। तो टॉप 100 के अंदर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, ताबड़तोड़ हिस्ट्री के क्वेश्चन। फिर मैं बात करूंगा ताबड़तोड़ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा छूट जाती है। फिर मैं पॉलिटी को यहां करूंगा, फिर इको को कराऊंगा, फिर उसके बाद देखता हूं बोनस क्वेश्चन एक नए सब्जेक्ट के बीच में ऐड कर दूंगा। रेडी है आप? चलिए जी, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। लीजिए, सवाल आपके समक्ष है। पहला ही सवाल आपके सामने है, और ये जो सवाल है मैं बता नहीं सकता ये किस पेपर में आया हुआ है, लेकिन जानने वाले जान जाएंगे। वक्त रहते ही वो अपने पेपर के लिए यहां पढ़ने के लिए आएंगे। तो ये सवाल आपको देखते ही पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्रणाली इसे तैयार करने वाले व्यक्ति का युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्रणाली इसे तैयार करने वाले व्यक्ति का युग्म सही है? महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी ने बनाया, रैयतवाड़ी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा बनाया गया था। इन दोनों के बारे में चर्चा की जा रही है। कौन सा किसके द्वारा बनाया गया था, इसको करेक्ट तरीके से बताएंगे। सर जी, अगर हम बात करते हैं, महलवाड़ी सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है कहां? महलवाड़ी सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा देखने को मिलता है? सर जी, महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी का है और रैयतवाड़ी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड का है। तो इन दोनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट आंसर तो यह है कि हाँ जी, हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट किया था। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये टॉमस मुनरो के द्वारा और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ही शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर है बोथ। महलवाड़ी सिस्टम आपको 1820 में देखने को मिल जाएगा और ये आपको 1833 में देखने को मिल जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी, टॉमस मुनरो एंड हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी सिस्टम आपको जो देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है पंजाब क्षेत्र में, पंजाब, यूपी, हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिलता है। वो जो एरिया था, एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया में था। और रैयतवाड़ी जो सिस्टम आपको देखने को मिलता है, रैयत आपको देखने को मिलता है साउथ इंडिया, 12 महल क्षेत्र, साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन मार्क। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने 1591 में चेरों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया था। चेर आपको देखने को मिलते हैं साउथ इंडिया के अंदर है, साउथ इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो चेर है, चोर चेर पांड्यन, ये वही है जो संगम डायनेस्टी के समय आपको देखने को मिलते हैं। संगम वंश की आन बान शान, नाम है इनका चेरो महान। तो संगम डायनेस्टी के समय की बात हम कर रहे हैं, संगम में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे कि कौन से सेनापति वो आपको देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा ये सारे कार्य कराए गए हैं। इनके बारे में भी आप चर्चा करते हुए बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। रैयतवाड़ी 1820 है। अरे रैयतवाड़ी 1820 ही तो है, अच्छा उल्टा लिख दिया है। अरे 2022 है, ओके, 1820 है और ये 1833 है, ठीक है। इनिशियली इसको 1822 में ट्रायल पे भी स्टार्ट किया था, लीजिए बताइए। सर राजा मानसिंह ही है वो, राजा मानसिंह आपको देखने को मिलते हैं। राजा जयसिंह है, यह आपको देखने को मिलते हैं। शाहजहां के सेनापति थे, शाहजहां के सेनापति रहे हैं। बाद में औरंगजेब के सेनापति भी यही रहे हैं, औरंगजेब के सेनापति भी यही रहे। राजा टोडरमल, ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस में आपको देखने को मिलते हैं। फाइनेंस में आपको देखने को मिलते हैं किसके यहां पर? अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं। बीरबल, ये अकबर के यहां पर ही देखने को मिलते हैं और ये एक सलाहकार थे। बीरबल की डेथ कहां पर हुई थी, पूछा जा सकता है। बीरबल के लिए किस किले का निर्माण कराया गया? बीरबल किला कौन सा कहलाता? अटोक का किला। अटोक का किला बीरबल का किला कहलाता है, क्योंकि बीरबल की डेथ अटोक में हुई थी और यह अटोक आपका कहां पे? सिंध में है, ठीक है। 1580 से लेकर 90 के बीच में है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, शुजा-उद-दौला वाज द नवाब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? शुजा-उद-दौला आपका किस क्षेत्र का नवाब था? देखिए ये लल्लू सवाल है, इसको तो कर पाओगे, ठीक है। चलिए,
फटाफट हम बात करते हैं बिना किसी परेशानी के। AB07 नाम का एक बच्चा है, बहुत ही सही बालक नहीं है मतलब, ठीक है, क्योंकि इसका नाम AB ऐसे ही नहीं पड़ा, इनका नाम है अरे, बी से अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अब मैं बोल नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं। आप सब ये देखिए, अंबर नहीं, अवध, मैसूर, हैदराबाद। सुजाउद्दौला अवध का आपको देखने को मिल जाएगा नेता, अवध का नेता देखने को मिल जाएगा। अगर याद हो आपको तो आपको एक बैटल देखने को मिलता है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें ये शामिल था। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ये शामिल था, हालांकि हार गया था बक्सर के युद्ध में, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ा गया था, जो बक्सर युद्ध था, कौन सा युद्ध था? बक्सर युद्ध आपको देखने को मिलता है 1764 बक्सर युद्ध। 1764 का जो बक्सर युद्ध था, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 1764 के बक्सर युद्ध को अगर समझा जाए, 1764 के बक्सर युद्ध को अगर समझा जाए तो बहुत आसानी से आप समझेंगे। इसके अंदर अवध आपको देखने को मिलता है, अवध के साथ साथ आपको देखने को मिलता है सर मुगल, अवध, मुगल, और थर्ड पॉइंटर आपको यहां देखने को मिलता है। अवध के बाद, मुगल के बाद एक फाइनल पॉइंटर आपको और देखने को मिल जाएगा, जिसको हम जानेंगे किस नाम से? अवध, मुगल, और फाइनलाइजेशन पॉइंट आपको यहां देखने को मिलता है किस चीज का? सर वो देखने को मिलता है खुद बंगाल का। तो ये अगेंस्ट किसके चले जाते हैं? सर बैटल होता है अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में बैटल होता है वो आप बता दीजिए। सर अवध, मुगल और बंगाल का ये बैटल होता है, जो अगेंस्ट में किसके होता है? सर सीधे तौर पर हम बताएंगे, या ब्रिटिश इसके अगेंस्ट में थे, ब्रिटिश इसके अगेंस्ट में थे। तो अवध में शुजाउद्दौला, मुगल आपको देखने को मिलते हैं, जो मुगल है, मुगल बेसिकली मुगल की तरफ से होता है शाह आलम, यहां शाह आलम है, और बंगाल की तरफ से आपको कौन देखने को मिलता है? सर दैट इज मीर कासिम, ये मीर कासिम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। तो करेक्ट आंसर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा की स्थापना करी थी? खालसा पंथ की स्थापना कौन करेंगे? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की जाएगी। गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे, 9th नंबर के थे, ये 4th नंबर के थे, ये 1st नंबर के थे। अब इनके द्वारा गुरु तेग बहादुर को ही 1675 में औरंगजेब के द्वारा जो है फांसी पर लटका दिया गया था। वो कौन था? औरंगजेब आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, औरंगजेब आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखेंगे। औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी गई थी इन्हीं की। जहां पर गर्दन गिरी वहां आज की डेट में शीशगंज गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा है। लीजिए वत्स, राजेंद्र प्रथम किस चोल शासक का पुत्र था? राजेंद्र प्रथम के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा चोल शासक था जिनके पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, जो राजेंद्र प्रथम थे। कमाल की बात यह है कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा गैंगकोंड चोलपुरम मंदिर बनवाया गया था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा एक टेंपल बनवाया गया था, गैंगकोंड चोलपुरम, इन्होंने एक टेंपल बनवाया था, गैंग चोल कोंडपुरम टेंपल, कोंडपुरम टेंपल, गैंगकोंड चोलपुरम टेंपल इनके द्वारा बनवाया गया था, इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। वहीं अगर मैं बात करता हूं, इन्होंने तो ये मंदिर बनवा लिया, लेकिन राजेंद्र प्रथम जो थे किस चोल राजा के पुत्र थे? सर राज चोल के पुत्र आपको देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये राज चोल के पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो बात हम करते हैं, ये विजयालय चोल कौन कह रहा है? अबे क्या खाया था विजयालय चोल, क्यों बता रहे हो? राज होगा, विजयालय क्यों होंगे? फाउंडर है, चोला डायनेस्टी के फाउंडर है, फाउंडर ऑफ चोला, फाउंडर ऑफ चोला है, ठीक है, चोल के फाउंडर है, बहुत बढ़िया। और राज जो है इनके द्वारा बृहदेश्वर टेंपल बनाया गया था, बृहदेश्वरा टेंपल, बृहदेश्वरा टेंपल इन्होंने बनाया है, सिंपल, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर? निम्नलिखित में से किसने उदारवादियों की प्रार्थना की राजनीति के ऊपर सवाल उठाए थे? उन्होंने कहा था कि भीख मांग के जीवन तो कोई भी जी ले गालिब, हम वो हैं जो शान से जीते हैं। इनका नाम बताएंगे कि जो भीख मांगने की इस प्रकार की प्रजाति को लेकर जो गुस्सा आ गया था, जिन्हें उन्होंने कहा था ये किस तरीके की बातें करते हो? सर ये मॉडरेट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर एक प्लेटफॉर्म को छोड़ने का कितना दुख है? दुख होता तो मैं करता क्यों? मुझे जीवन में किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, उनको जरूर दुख है, इसीलिए बहुत सारे इवेंट्सों में गाते फिरते हैं है? ठीक है, इस तरीके की बातें। ये काहे बना दिए? अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, आगे हम बात करते हैं। करेक्ट आंसर इसके अंदर होगा लाल बाल पाल, तीनों ही आंसर इसके अंदर होंगे फ्रेंड ब्लॉगर। लाल बाल
पाल। तीनों ही आंसर इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑल थ्री आर द करेक्ट, ऑल थ्री आर करेक्ट, इसी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है देखो, प्रार्थना की राजनीति हम देखते हैं, ये इन तीनों को ही द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि यही मॉडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा, जो बीएनएस को लेकर चिंतित थे बच्चे, बीएनएस सैटरडे में मैं बीएनएस स्टार्ट करता हूं। बीएनएसएस, छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता कौन आपको देखने को मिलते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता आपको कौन देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बताइए। सर, छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता शाहजी भोसले और जीजाबाई देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। संभाजी और साईबाई इनके पुत्र, जो शिवाजी के पुत्र हैं, शिवाजी के पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, पुत्र हैं। ठीक है, याद रखना। दादा कोंडदेव इनके चाचा हैं, चाचा हैं। जीजाबाई से इनका कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। शाहजी और साईबाई नहीं, शाहजी और जीजाबाई हैं, साईबाई नहीं है, साईबाई तो इनकी वाइफ है, राइट? यस। अगला सवाल नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में रचित हैं? ज्यादातर जो है इसके एडिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं किस भाषा में देखने को मिलते हैं? मेजरली, सो मेजरली ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अगर यहां अभी कहीं पर ब्राह्मी होता तो करेक्ट आंसर ब्राह्मी था, ऑप्शन में नहीं है। हम प्राकृत के साथ जाएंगे, प्राकृत के साथ जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे हम बात करें। यादव जी, तक्षशिला प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र प्राचीन भारत के किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसकी राजधानी आपको देखने को मिलता है? तक्षशिला, द फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में तक्षशिला किसकी राजधानी थी, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अवंती की थी, गंधार की थी, कंबोज की थी। कंबोज की आपको देखने को मिलती है, कंबोज की हाटक, कौशल की श्रावस्ती देखने को मिलती है। ठीक है, और गंधार की आपको क्या देखने को मिलती है? तक्षशिला। ठीक है, गंधार की तक्षशिला। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में बैसाखी और दिवाली के दौरान सिख समुदाय गुरमत नानक समुदायों के निर्णय के लिए कहां एकत्रित होते हैं? सर, वैसाखी और दिवाली के लिए कहां पर ये रहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए, बताओ। सर, जहां तक मुझे याद आता है ये अमृतसर में रहते हैं, जहां तक मुझे याद आता है ये अमृतसर में आपके जाते हैं। अमृतसर में कमाल की चीज आपको देखने को मिलती है, यहीं पर आपको हरमंदिर साहिब भी देखने को मिलता है, हरमंदिर साहिब भी आपको देखने को मिलता है। हरमंदिर साहिब क्या है? सर, बेसिकली हरमंदिर साहिब अमृतसर के अंतर्गत आपको गोल्डन टेम्पल देखने को मिल जाता है। गोल्डन टेम्पल की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? सर, गोल्डन टेम्पल की जो नींव रखी गई है, गोल्डन टेम्पल की नींव हमारे 5वें सिख गुरु के द्वारा इनका निर्माण करा गया है। 5th सिख गुरु के द्वारा निर्माण है, 5th सिख गुरु जो है उनके द्वारा निर्माण है, गुरु के द्वारा निर्माण है, जिनका नाम अर्जन देव आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपको देखने को मिल जाएगा, जो क्षेत्र है वो रामदासी नगर, जो जहां ये बना हुआ है वो रामदासी नगर है। रामदासी नगर रामदास जी के द्वारा बनवाया गया था, जो 4थे नंबर के गुरु हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या? ठीक है, चलिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या पुराने प्लेटफॉर्म को छोड़ने के पीछे क्या कारण वो एसएससी प्रोटेस्ट वाला मुद्दा है? हाँ भाई, एसएससी प्रोटेस्ट वाला मुद्दा भी उनमें से एक कारणों, कई सारे कारणों में से एक है। अगला सवाल, प्राचीन भारत के प्रारंभिक मानव समुदायों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? ओल्डेस्ट मटेरियल कौन सा था जो मानव के द्वारा प्रयोग में लेकर आया गया? फटाफट बताइए, ओल्डेस्ट मटेरियल कौन सा था जो मानव के द्वारा प्रयोग में लेकर आया गया? ठीक है, चलिए। सर, अकबर ने जमीन दी थी। अकबर ने जमीन दी नहीं थी बच्चा, अकबर के द्वारा जमीन बेची गई थी, अकबर के द्वारा जमीन को बेचा गया था, इसमें भी आप याद रखेंगे। अकबर ने जमीन को बेचा था, इसके बारे में रखेंगे आप याद। चलो मैं बात करता हूं करेक्ट आंसर क्या था इसके अंदर। सर, इनके द्वारा जो खोजा गया था वो खोजा गया था तांबा। जो बच्चे ब्रॉन्ज कह रहे हैं गलत है बेटा, तांबा और टिन मिलकर ही, टिन प्लस कॉपर मिलकर, टिन प्लस कॉपर मिलकर ही आपका कांस्य बनाते हैं। ये टिन प्लस कॉपर मिलकर ही आपका कांस्य बनाते हैं, इसके बारे में भी स्पष्टता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। 12वें नंबर का सवाल, किसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? ड्यूरिंग हुज रीजन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड? अजातशत्रु, बिंबिसार, कालाशोक, पद्मा, महापद्मानंद किसके समय में हुई थी? आपको 4 समिट देखने को मिलती है। अजातशत्रु के समय पहली हुई थी, ठीक है, दूसरी कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी अशोक के समय हुई थी,
अशोक के समय हुई थी और चौथी किसके समय हुई थी? सर चौथी आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है कनिष्का। कनिष्क के समय आपको चौथी देखने को मिलती है, तो ये 4 आपको हो जाएंगी। दूसरी पूछ है कालाशोक के समय हुई कहां पे थी? सर वैशाली में हुई थी, वैशाली में आपको हुई थी, जिसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और जो आपको सबकामी आपको हेड देखने को मिल जाएंगे, सबकामी आपके यहां पर हेड देखने को मिल जाएंगे, सबकामी हुई कब थी? सर 383 के बाद आपके, ये 383 बीसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलो चलो याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, खींच दीजिए मीटर। 7वीं शताब्दी में राजा ब्राह्मणों को अक्सर क्या पुरस्कार दिया करते थे? 7th सेंचुरी के अंदर क्या पुरस्कार दिया करते थे? ये बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है, ठीक है। सवाल इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपने लाइकों की संख्या को अच्छा खासा बढ़ा दिया है, लेकिन पॉइंट यही आता है, क्या इतने ही हैं आप लोग? हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? इस सवाल का जो बच्चा सही जवाब देगा, मैं मान लूंगा कि वो जो बच्चा है वो ऑलरेडी एक खतरनाक धुआंधार वाला बच्चों में से एक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करता हूं ब्राह्मणों के बारे में, तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी 7वीं सेंचुरी में, और इसके पीछे का कारण क्या था? कारण थे सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी इसके पीछे का कारण था, क्योंकि सातवाहनों के अंदर जिसका फाउंडर है सीमुख, इसका फाउंडर कौन है? सर जी फाउंडर आपको देखने को मिल जाएगा शीमुख। शीमुख नाम के चीता फाउंडर के द्वारा क्या काम किया गया था कि भाई सातवाहन जो भी होंगे, इसके अंदर 23वें नंबर का जो रूलर होता है, जो सातवाहन के अंदर 23rd नंबर का रूलर था, 23rd रूलर जो आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या था? सातवाहनों के 23वें नंबर के रूलर का नाम क्या था? गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो जो गौतमी पाजी थे, गौतमी की माता जी का नाम था, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे, इनके द्वारा ही ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई, इनके द्वारा समुद्र की पूजा प्रारंभ की गई। तो काफी काम इन्होंने किए हैं, याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। सवाल जवाब लैंड ग्रांट्स होगा। महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक राज परिवार में हुआ था? महावीर जैन के बारे में आप मुझे बता देना कि ये इच्छावाकु डायनेस्टी के थे, इच्छावाकु वंश के थे। इच्छावाकु वंश बेल इनकी यही देखने को मिलती है, वंश बेल आपको देखने को मिलती है। इच्छावाकी लिख दिया है मैंने, ये वाकई में इच्छावाकु है। इच्छावाकु आपको वंश देखने को मिल जाएगा, जिनके बारे में आप याद रखेंगे। इच्छावाकु वंश बेल देखने को मिल जाएगी। कोई समस्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाए महावीर जैन का जन्म आपको देखने को मिल जाएगा प्राचीन में किस शहर के पास में हुआ था? इनका जन्म आपको वर्तमान के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो वो किस शहर में आपको देखने को मिल जाएगा महावीर जैन का जन्म? सर वर्तमान में जो वैशाली क्षेत्र है, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। वैशाली में इनका जन्म हुआ था। डेथ इनकी कहां हुई थी? डेथ पावापुरी में हुई थी। डेथ कहां देखने को मिल जाएगी? पावापुरी में डेथ आपको देखने को मिल जाएगी। पावा, ठीक है, वो पावा क्या होता है? हाय में लुट जावा मर जावा, ठीक है, कित्थे जावा एथी जावा, तो ऐसे एक पावा भी होती है, पावा पूरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। क्लास के अंदर एक ऋषभ नाम का बच्चा भी है जो कह रहा है कि सर मेरा 18 तारीख तक पेपर है, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया। आप एडमिट कार्ड का अचार डालोगे? कई दिन है अभी, आराम से आ जाएगा। आगे बढ़िए। चरक संहिता निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखा एक ग्रंथ है? चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता चरक ने लिखी है, ठीक है। क्या नॉलेज है सर आपकी? आपको अभी के अभी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। चरक बेसिकली कनिष्क का दरबारी था, कनिष्क के दरबार में रहा करता था। राजा कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का था। इसके दरबार में रहने वाले सबके सब तोप थे। कुषाण डायनेस्टी से रिलेट करता है, कुषाण से। ये एक प्रकार की मेडिसिन की है। चरक संहिता एक प्रकार की मेडिसिन की आपकी किताब है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। मेडिसिन की किताब आपको देखने को मिल जाएगी। समस्या इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं होगी। लेकिन अब आपके सामने जो सवाल है उसके बारे में बताएं। अच्छा, खगोल शास्त्र के बारे में किताब जो लिखी है वो आर्यभट्ट ने लिखी है, पंच सिद्धांतम। सॉरी, आर्यभट्ट ने तो सूर्य सिद्धांत लिखी है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्ट जब वो है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तो वो जो जीरो दिया वो आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। और जो किताब थी उसका नाम सूर्य सिद्धांत था, जिसमें इन्होंने लिखा था। अच्छा, इन्होंने जीरो नहीं दिया था, पहली बात तो ये, इन्होंने और भी कई सारी चीजें करी थी। जैसे आप आज की डेट में जो बीजगणित देखते हो, आज की डेट में जो बीजगणित देखते हो वो इन्होंने ही खोजा है। उसी के अंदर इन्होंने नंबर सिस्टम दिया था, वो इनका काम है, ठीक है। वास्तुकला के ऊपर एक कोई किताब ऐसी खास है नहीं। गणित के ऊपर माधवाचार्य की किताब आपको देखने को मिलती है, काफी ज्यादा फेमस है। भास्कराचार्य की किताब बड़ी फेमस है।
नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश शासकों के द्वारा क्या नाम दिया गया था? सर, ब्रिटिश शासकों के द्वारा एक वैलेंटाइन शिरोल नाम के एक आदमी है, वैलेंटाइन, ये वैलेंटाइन वो वाला वैलेंटाइन नहीं है, ये वैलेंटाइन शिरोल है। वैलेंटाइन शिरोल नाम के एक आदमी है। वैलेंटाइन शिरोल ब्रिटेन का है। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा एक बुक लिखी जाती है, इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट नाम की किताब इन्होंने लिखी है, इंडिया अनरेस्ट। और इंडिया अनरेस्ट में कहा जाता है कि भारत की अशांति का जनक एक ही व्यक्ति है, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। क्या तिलक साहब को अपनी ये बेइज्जती पसंद आई थी? नहीं सर, इसके चक्कर में वो ब्रिटेन में जाके उनसे केस लड़े हैं, हार गए थे केस, लेकिन केस लड़े हैं, याद रखेंगे आप। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सर, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दैट इज वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाना साहेब ने सशस्त्र बल एकत्रित किया और शहर से ब्रिटिश गैरिसन को निष्कासित किया था? ब्रिटिश गैरिसन को कहां से उनके द्वारा भगाया गया था, इसके बारे में बताएंगे। यार, नाना साहिब कहां से बिलोंग करते थे, बात खत्म हुई। मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन कर रहा है एक बच्चा, सरदार जी को कहा जाता है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। देखो, जैसे बच्चे कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो नाना है वो कान से कुछ ऊंचा सुनते हैं। मैंने ये बहुत बार बताया होगा, जो मेरे नाना है वो कान से ऊंचा सुनते हैं, क्योंकि वो कानपुर से है, ठीक है। उन्होंने कहा जब शहर में ही कान है तो मैं कान क्यों यूज करूं। तो इनका भी एक ऑरा है, इनके बारे में भी याद रखेंगे, दैट इज फ्रॉम कानपुरा। मेरठ से आपको देखने को मिलते हैं, मेरठ से आपको कदम सिंह जी देखने को मिलते हैं, अपने खास आदमी हैं, कदम सिंह जी देखने को मिलते हैं, कदम सिंह जी देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना मेजर। यहां से आपको देखने को मिलते हैं सैयद रजा भी थे, हैदर रजा, हैदर रजा आपको देखने को मिलते हैं, हैदर रजा आपको देखने को मिल जाएंगे, सैयद हैदर रजा यहीं से थे। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, बुद्ध ने मानव दुख के मूल कारणों के रूप में किन दो कारणों की पहचान करी थी? देखो, ये जो बुद्ध है, बुद्ध का जीवन में एक अलग ही लेवल था, इनके परम सत्य है। ये कहते हैं कि जीवन में दुख ही दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का एक निवारण भी है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से हो सकता है। इनका ऐसा कहना था कि भाई जीवन में दुख ही दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का एक निवारण भी है। अब वो कहते दुख क्या है? लालसा, प्राप्ति ना कर पाना, ये दुख है। और दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, अटैचमेंट, ये चीज दुख का कारण है कि सर मैं उससे अटैच हो गया हूं, मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा जीवन में। अब तुम दुखी रहोगे तो फिर ये चीज आपको समझनी होगी। यहां पर इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आपको अज्ञानी बनाता है, ये दुख का मूल कारण है। या तो आप में इतनी क्षमताएं हो कि आप उस इग्नोरेंस को समझ पाए, आप उस अटैचमेंट को पवित्र रिश्ते में परिवर्तित कर पाए, अन्यथा आप बेकार हैं जी। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत में फारसी शब्द में बंदगान किसे कहा जाता था? हुआ क्या था, एक नया डिपार्टमेंट खोला गया था, एक नया डिपार्टमेंट खोला गया था, डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, बहुत बढ़िया। दीवाने बंदगान आपको देखने को मिलता है, दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान खोला गया था गुलामों के लिए, और ये फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा खोला गया था, ठीक है। आदमी बढ़िया नहीं था फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। इसके द्वारा क्या किया जाता, क्या रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए था, खरीदे गए सैन्य दासों के लिए, नोबल्स के लिए, बहुत बढ़िया, ये दासों के लिए था, ये गुलामों के लिए था, जो खरीदे गए सैन्य दास हैं। बहुत सिंपल सी बात है, खरीदे गए हैं इसका मतलब गुलाम है, गुलाम है मतलब बंदगान है, तो करेक्ट आंसर आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। बिना परेशानी के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, जे देख पाए तुम, ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में युद्धों में तोपों के प्रभावी उपयोग के लिए किस शासक को जाना जाता है? 16th सेंचुरी, थोड़ा दिमाग लगा लेना। 16th सेंचुरी का मतलब होता है भैया 1500 से लेके 1600 के बीच का जो टाइम है वो 16th सेंचुरी कहलाती है। इस समय शासक कौन सा देखने को मिलता था जो तोपों के लिए जाना जाता था? ठीक है, चलिए, ठीक है। विराट का कहना है, अरे भाई मैं भूला ही नहीं, मैंने तो बात ही आगे बढ़ा दी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखते हैं। चलिए सर, जैन बुद्धिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जैन बुद्धिस्ट का भाई लेवल है, सभी लोग अपना ध्यान करंट अफेयर्स की ओर
इंगित करेंगे। बेटा करंट अफेयर की क्लास डाल दी है, वो भी मैंने दो यहां देखता हूं। अगर मैं बात करूं अलाउद्दीन खिलजी आपको देखने को मिलते हैं सर, 14th सेंचुरी में आपको देखने को मिला था, 13 एंड 14 सेंचुरी में था। शेरशाह सूरी 15th में था, इब्राहिम लोदी 15th में था, लेकिन बाबर था जो चीता था, इसी के द्वारा तुलुगामा सेशन स्टार्ट किया गया था। तुलुगामा पॉलिसी इसी ने स्टार्ट करी थी, तुलुगामा पॉलिसी इसी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और जो तुलुगामा पद्धति थी जो इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसको तुलुगामा सिस्टम कहा जाता था, इसी के बारे में समझना। इसी के अंदर एक उस्ता कला चला करती थी। कौन सी कला? उस्ता कला। उस्ता कला में क्या होता था? उस्ता कला के अंदर, उस्ता आर्ट के अंदर क्या होता था सर जी? उस्ता आर्ट के अंदर तोपों को सजाया जाता था और फिर तोप चलाई जाती थी, यही तुलुगामा सिस्टम था। ठीक है, इसके पास उस्ताद मंजूरी भी थे। किस दिल्ली सुल्तनत को बाजार सुधारों के लिए जाना जाता है सर? बाजार में आज भी जिसका सिक्का चलता है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि इसने दीवाने मुश्त खराज नाम की एक पॉलिसी क्रिएट करी थी जो बाजारों को मेंटेन करती थी, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है दीवान ए मुश्त खराज। दीवान ए मुश्त खराज इसने किया था। इसके द्वारा जो शहना ए मंडी नाम का अधिकारी भी बनाया गया था, कि शहना ए मंडी नाम का अधिकारी भी इसी के द्वारा बनाया गया था, शहना ए मंडी। तो सीधे तौर पर याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इख्तो के लिए फेमस इल्तुतमिश था। फिरोज शाह तुगलक 300 शहर बनाता है। बलबन ने अपना लाल महल बनाया, लोह वृक्ष की नीति शुरू की। पारसी त्योहार नवरोज इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं सर इतना तेज क्यों हो रहे हैं आज, क्योंकि यह एक रिवीजन क्लास है। क्लास के अंदर शाहिद खान नाम का एक छात्र है जो बार बार करंट अफेयर्स की ओर आपका ध्यान इंगित करा रहा है। मैं आपको इतना बता दूंगा कि भाई शाहिद की बातों को छोड़िए, क्योंकि शाहिद की बात तो करीना नहीं सुन पाई, आप क्यों ही सुनेंगे। दूसरी बात ये कि शाहिद जो बात कर रहे हैं ना करंट अफेयर की क्लास, वो मैं करा चुका हूं। डेली करंट अफेयर 1 तारीख से होगी, 1 जनवरी से। नमस्ते गुरु, ये लीजिए, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? ये थोड़ा पॉइंट है। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी से था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी से था। हर्षवर्धन जो था वो वर्धना डायनेस्टी से था, वर्धना डायनेस्टी से था। वीर राजेंद्र चोल है, राज है। अब यहां दिक्कतें आती हैं, क्योंकि यार राजेंद्र चोला भी है और ये भी, लेकिन ये बेटा है, ये पापा है। तो बेटा और पापा में से अगर किसी एक का चयन करना होगा, बेटा या पापा में से किसी एक का चयन करना होगा, तो अब किसका चयन करेंगे? मतलब मेरा तो ये मानना है कि पिताजी का चयन कीजिए, क्योंकि पिताजी हमेशा ही परम प्रतापी रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ये है। और वैसे भी पिता के सामने बेटे को चयनित नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ काम अलग करे हो तो बात अलग है, लेकिन बराबर लेवल के काम है इनके। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिंधु घाटी की नगरों को सामान्यतः किससे घेरा जाता था? सिंधु घाटी की जो आपकी सामान्यतः नगर होते थे वो सामान्यतः घिरे होते थे, चारों तरफ से बाउंड्रीज हुआ करती थी। ठीक है, तो फटाफट इसके बारे में बात किया जाए। भैया चौहान, इसमें आप बताएंगे घिरे हुए किससे होते थे? सर ऐसे बनता था शहर, एक तरफ होता था वेस्ट साइड, एक तरफ ईस्ट साइड। वेस्ट साइड में होता था दुर्ग, दुर्ग को कहा जाता था सिटाडेल, दुर्ग को कहा जाता था सीटाडेल, इसको कहते थे। तो सिटाडेल हो गया। ईस्ट साइड आपका जो होता था शहर होता था, लेकिन बात यही नहीं रुक जाती, ये फोर्टिफाइड होता था गेटवेज के साथ। बात हुई खत्म। ऐसा कौन सा शहर था जहां कुछ था ही नहीं? चनहूदड़ो, चनहूदड़ो में कोई सिटाडेल नहीं था। ऐसा कौन सा शहर था जिसमें 3 हिस्से थे? धौलावीरा, 3-3 हिस्से हुआ करते थे। कमाल की बात। सवाल अगला, यूरेशिया में हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती करी थी? बहुत बढ़िया सर जी, यूरेशिया के बारे में पूछ रहे हैं। यूरेशिया में खेती किसके द्वारा की गई है? आप सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि यह बात लगभग आज से 8000 साल पुरानी है। दिस इज 7000 टू 8000 BCE की बात है। मुझे इसका जवाब चाहिए, फटाफट से बताइए। काफी सारे बच्चों का कहना है सर जी ढोल बाजे। तुम पिटके ही मानोगे, लगता है कि ही मानेगा। ठीक है, जो बच्चे अब जिनकी मीम नॉलेज तगड़ी है वो बच्चे मीम है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो मैंने हिंट बहुत तगड़ा दे दिया था, कपास की इनको मिली थी। ठीक है, यूरेशिया आपका कौन सा आपको क्षेत्र देखने को मिलता है? यूरेशिया क्षेत्र जो आपका जो हमारा ऊपरी हिस्सा है वो आपको देखने को मिलता है, जो ऊपरी हिस्सा आपको देखने को मिलता है। लेवल 1 का नहीं है। अबे लेवल 1 का सवाल नहीं है ये सीए जैसल का सवाल है। ठीक है बेटा, फील्डिंग सेट हो जाएगी मेरी अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो। देखिए फिल्डर है नंद डायनेस्टी के, वो कौन है? नंद वंश के संस्थापक आपको कौन देखने को मिलते हैं? सर दैट इज महापद्मानंद। महात्मा पद्मानंद का बेटा ही घनानंद था। घनानंद को ही पीट कर मौर्य वंश के द्वारा हटा दिया गया था। मौर्य वंश बाद में बनता है 323 में, लेकिन इसका करेक्ट आंसर महापद्मानंद होगा। ठीक है, चलिए
याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा 26वें नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता को संदर्भित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा टर्म है जो इस सभ्यता को नहीं बताता? सर बहुत ही लल्लू सवाल है, क्योंकि ईरान की जो आपकी ईरान सभ्यता जो है, जो आपकी ईरान सिविलाइजेशन है, वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ईरान सिविलाइजेशन, करेक्ट आंसर ईरान सिविलाइजेशन से होगा। ठीक है, अब बात को समझ पाए? जोरदार आपको यहां देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी बी। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, जे रहा, बिहार में कई वर्ष तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित की गई थी। शुरुआत में बिहार के अंदर जो आपका क्षेत्र हुआ करता था राजगृह, यह शुरुआती कैपिटल थी जो हर्यक डायनेस्टी ने रखी थी, बिंबिसार ने रखी थी, अजातशत्रु ने रखी थी। लेकिन बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हस्तांतरित करी गई थी उदयन के द्वारा। जो उदयन नाम के राजा थे, जोरदार राजा थे। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजधानी को राजगृह से उठाकर पाटलिपुत्र भेज दिया, क्योंकि पाटलिपुत्र इन्हीं का पुत्र था। कैसे सर? क्योंकि पाटलिपुत्र को इन्होंने ही बसाया। बात आई समझ में? यही तो बातें बाद में याद आती हैं। आगे हम बात करते हैं 28वें नंबर का सवाल। तात्या टोपे निम्नलिखित में से किसके सेनापति थे? तात्या टोपे किसके सेनापति आपको देखने को मिलते हैं? काफी पॉपुलर सवाल है ये भी। तात्या टोपे आप कहां पर पहनते हैं? टोपे देखिए, टोपे इसलिए पहने जाते हैं सर के ऊपर। ठीक है, टोपे सर पे इसलिए पहने जाते हैं ताकि आप अपने कानों को ढक पाए। कानों को ढकोगे तो कानपुर आ जाएगा, कानों को ढकोगे तो कानपुर आ जाएगा, कानपुर आ जाएगा तो वहां नाना साहिब आ जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा नाना साहिब। बेगम हजरत महल इज फ्रॉम लखनऊ, ये लखनऊ के अंदर थी। लखनऊ में देखने को मिल जाएंगे, लखनऊ के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लखनऊ में देखने को मिल जाएंगे। बहादुर शाह जफर दिल्ली से है, और बाजीराव टू लास्ट पेशवा आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल ये रहा। शिवाजी अपने विरोधियों के खिलाफ अक्सर कौन सी रणनीति का उपयोग किया करते थे? सर गुरिल्ला मार पद्धति, गुरिल्ले की तरह उनको पीट देते थे। गुरिल्ला मार पद्धति को ही छापे मार पद्धति या इसी को सीज अटैक सिस्टम भी बोलते हैं। इसी को छापे मार पद्धति भी बोला जाता है। मार छापे मार पद्धति का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। कमाल की बात तो यह है कि सवाल का जवाब भी सही है। अगला सवाल ये रहा, ये लीजिए, बहुत बढ़िया। अब यहां से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होंगे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते ही आप लोग थूक सटक जाएंगे। क्या सटक जाएंगे? थूक। अब देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आज आपने इस क्लास के अंदर आके बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। करेक्ट आंसर की उम्मीद करता हूं आप मुझे बताएंगे। जो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडियन ओशियन पैसिफिक आपको देखने को मिली, यह संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है जो कंप्लीटली एक डिसीजन ले सकता है भारतीय महासागर के ऊपर। स्टेटमेंट सही है। इट कंप्राइज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ ऑल मेंबर नेशंस। क्या इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके जा रहे होते हैं? बिल्कुल गलत। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मेंबर्स नहीं जाते। कमाल की बात यह है कि इसके अंदर केवल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए आपकी अलग से आपकी पूरी की पूरी कमेटी का गठन होता है। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कभी शामिल नहीं होती। कमाल की बात यही थी। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपना संचालन किस वर्ष शुरू किया था? कमाल की बात, यह भी एक अच्छा सवाल आपको देखने को मिलता है। इनकी वर्किंग कब स्टार्ट हुई है? अब इसमें बेहद बच्चे गलतियां करेंगे। ऑप्शन गायब है, ओहो मुझे ऑप्शन डालने पड़ेंगे, कुछ और ऑप्शन ही गायब है। लीजिए 1988 और एफ ऑप्शन 1992 है। कृपया करके मुझे सही जवाब के बारे में बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कार्य कब प्रारंभ किया गया था। बताइए। तो ज्यादातर बच्चों ने मेरे ऑप्शंस को ध्यान ना देते हुए 1994 का चयन कर लिया। मैं इन बच्चों के ऊपर गर्व करता हूं। वास्तविकता में अगर बताऊं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर आपको पता लगेगा कि सर ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। बस इसी के बारे में आपको याद रखना है। लेकिन बाद में वर्किंग स्टार्ट करता है 94 में। ये ऑप्शन मैंने सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिए थे। आगे हम बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना निकाय कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बॉडी, जो टेररिस्टों को कार्य करने से रोकती है, टेररिस्टों को कार्य करने से रोकती है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जा रहा है। ये कौन सी संस्था आपको देखने को मिलती है टेररिस्टों को काम करने से रोकती है? बताइए। क्या ब्रिक्स का काम टेररिस्टों को कार्य करने से रोकना है? एससीओ का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, या सार्क का है, दक्षिण एशिया का है? इसमें बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि सर जी आपको बताऊं,
आपको एक बात बताऊं सर, मैं बताऊं बेटा, सर ब्रिक्स होगा बेटा, ब्रिक्स फाइनेंस के लिए है। तभी एनडीबी की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना तभी इसने करी थी। बात आई समझ में, दिमाग में आई बात? तो सर इसका आंसर एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ इस बार होगा। एससीओ की 2025 की समिट कहां पर हुई थी? ठीक है, स्टडी सर्किल लाल। एससीओ की समिट आपको कहां देखने को मिलती है? सर एससीओ की समिट आपको 2025 में देखने को मिलती है तियानजिंग चाइना के अंदर, तियानजिंग चाइना के अंदर आपको देखने को मिलती है, तियानजिंग चाइना में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, देयर आर मेनली हाउ मेनी मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य तौर पर कितने कारक होते हैं? जो जनसंख्या परिवर्तन होती है मुख्य तौर पर इसके कितने कारक आपको देखने को मिलते हैं जो जनसंख्या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार आपके होते हैं? तो बताएंगे कि हां सर, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन कौन से जो कार्य होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जनसंख्या परिवर्तन के बारे में आप सभी लोग मुझे बताएंगे क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं छोटी छोटी बातें ही कर रहा हूं। अरे बच्चे, एक बच्चा कह रहा है कि सर वो सर पढ़ाना छोड़ रहे हैं। बाबू अपने ही आदमी है वो भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे कह रहे हैं 3, मे बी 3। बेटा 3 है कौन कौन से? 3 तो आप कह रहे हो, है 3 है कौन कौन से? सर जी पता है आपको 3 कौन कौन से? मैं भाई बता दो। सर जी जनसंख्या परिवर्तन में डेथ रेट, बर्थ रेट, ठीक है, ये मेजर है कि डेथ रेट और बर्थ रेट ये तो वो है जो चेंज ही नहीं हो सकते। ठीक है, और इसके अलावा माइग्रेशन, ठीक है, प्रवासन, माइग्रेशन, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत जोरदार पॉपुलेशन के लिए यही 3 जिम्मेदार होते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, ये सवाल एसएससी सीजीएल 25 का है। आगे बढ़िए, ये देखिए सेबी के द्वारा अंडर राइटर्स के लिए विनियमन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वर रेगुलेशंस अंडरवाइज इशूड बाय सेबी। सेबी के द्वारा जो रेगुलेशंस है वो किस ईयर लेके आई गई थी? सेबी के द्वारा जो रेगुलेशंस है वो किस ईयर लेकर आई गई थी? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, रेगुलेशंस किस ईयर में लेकर आई गई थी? सेबी 1990 में बनता है, 1992 में एक्ट आता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे क्या? टी के पांडा, पूरा नाम तुहिन कांता पांडा। सेबी की स्थापना 1990 में होती है, एक्ट 1992 में आता है और रेगुलेशंस आपकी 1993 में आती है, रेगुलेशंस 1993 में आती हैं। करेक्ट आंसर 1993 हो जाएगा। क्या बात को समझ पाए? बहुत बढ़िया, आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगला सवाल, कौन सा सूचकांक एसडीजी प्रगति का विश्व का पहला सरकार नेतृत्व वाला उपराष्ट्रीय माप है? मतलब पूछा जा रहा है, विच इंडेक्स इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट लीड सब नेशनल मेजरमेंट ऑफ एसडीजी, एसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंसीडर करने के लिए आपका कौन सा माप आपको देखने को मिलता है? कौन सा माप आपको देखने को मिलता है? एक बच्चे का बहुत ही छोटा सा चिरकुट जैसा सवाल आता हुआ, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसशिप के द्वारा। जेम्स प्रिंसशिप अपना ही खास आदमी था, याद रखिएगा। देखो अगर हम बात करें एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, कोई टाइम ही नहीं लगाना, अबे इंडिया की बात करेंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स है जो आपको देखने को मिला है, विश्व का पहला है जो उपराष्ट्रीय माप है, नेशंस के द्वारा भी इस चीज को किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? जो आपको देखने को मिलता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यह कहां पर स्टैब्लिश आपका किया गया है? इसके बारे में आप करेक्ट आंसर के तौर पर मुझे बताएंगे कि यह अभी रिसेंटली इसको लेकर आपको कई सारी समिट्स भी देखने को मिली, इसको लेकर आपको कई सारी समिट्स भी देखने को मिली। तो यह कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? बताइए इसके बारे में, कहां पे स्टैब्लिश किया गया था? अच्छा मुझे बताओ कब स्टैब्लिश किया गया था? जो बच्चे कह रहे हैं ना हमें पता, ले भाई, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था, थाईलैंड में किया गया था। ईयर बता दोगे मुझे एक बार? ईयर बता दोगे? ईयर बताएंगे आप? 1961 करेक्ट आंसर यही रहेगा। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है 1961 में किया गया था। एएसए बोलते हैं इसको, एएसए बोलते हैं इसको, एएसए। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, एज ऑफ मार्च 2024 G20 मेंबर रिप्रेजेंटेड अराउंड ऑफ कितनी ग्लोबल जीडीपी? 2024 में G20 सदस्यों के पास कितनी ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा था? ग्लोबल जीडीपी का कितना हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा G20 नेशंस के पास? अगर G20 नेशंस की बात करोगे तो लेवल आपका पूरा बढ़ जाएगा, G20 लेवल आपका पूरा बढ़ जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी? वर्तमान में चेयरमैन आपको कौन देखने को मिल जाएगा? इसके बारे में बात करेंगे, G20 के बारे में भी हम बात करेंगे ही करेंगे। फटाफट बताइए, अभी G20 कितनी % जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है? इसके बारे में सवाल आपका बन रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे, कोई समस्या आप नहीं रखेंगे। ठीक है,
फटाफट से। देखो इसमें क्या था, इसमें ऑप्शन वैसे तो नहीं था, आंसर होना चाहिए था इसका 84 पॉइंट समथिंग, बट 84 नहीं है, तो इसलिए 85 के साथ हम जाएंगे। बेटा ए बी 1961 है उसका, टेंशन मत लो। 1999 में इसकी स्थापना होती है जो आपको देखने को मिलती है। 1975 में G7 बना था, उन्होंने ही सपोर्ट करके इसको किया है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 36वें के अंदर 19। बेटा दिस इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये अलग चीज है। जो आप सोच रहे हो वो अलग चीज है, वो आसियान है। जो आप सोच रहे हो वो आसियान है बेटा, ये आसियान नहीं है। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, ऋणों और अपनी संपत्तियों की बिक्री से सरकार के द्वारा प्राप्त धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग मनी रिसीव्ड बाय ए गवर्नमेंट फ्रॉम लोन्स एंड सेल ऑफ इट्स ओन एसेट? खुद के ही पैसे को जब यह बेच देते हैं, अपनी ही कंपनी को जब ये नीलाम कर देते हैं, उसके बाद इनके पास जो पैसा होता है वो किस प्रकार का पैसा इनके पास बनता है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हुए छात्रों के अंदर एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर ये बच्चे सॉल्व करना चाहते हैं। अबे आसियान की स्पेलिंग ASEAN होती है, एक लिख रहा है एशियन होगा। बेटा ऋणों को और अपनी संपत्तियों की बिक्री से सरकार द्वारा प्राप्त धन जो होता है एक लोन होता है जो क्रिएट करता है लायबिलिटी बट नॉट सेल ऑफ एसेट। डू नॉट, ऋण दायित्व पैदा करते हैं लेकिन संपत्ति की बिक्री नहीं है। Which of the following statement correct regarding money received by the government from loans and the sale of its own asset? ओके, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है लल्ला, इन दोनों में ही डिफरेंस पूछा है। ओके, लोन्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं लेकिन सेल ऑफ एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। करेक्ट है, लोन्स लायबिलिटी बनाते हैं क्योंकि लायबिलिटी है, वापस देने पड़ेंगे, लेकिन जो सेल ऑफ एसेट है उसमें लायबिलिटी नहीं बनती। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़िए, ये लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का लक्ष्य भारत की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को कितने शीर्ष 25 देशों में सुधारना है? फटाफट इसके बारे में बताएंगे, फटाफट इसके बारे में बताएंगे। कब तक का हमने प्लान रखा है? हमने सोचा है कि 2030 तक हम टॉप 25 देशों में हम पहुंच जाएंगे, हम टॉप 25 कंट्री में हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर पहुंच जाएंगे, टॉप 25 कंट्री तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल, भारत में पेंशन फंड नियामक जो आपको PFRDA देखने को मिल जाएगा, PFRDA के बारे में बात की जा रही है। PFRDA की स्थापना आपको कब देखने को मिल जाती है? PFRDA बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, PFRDA बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था। मैं जानना चाहूंगा PFRDA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, क्योंकि PFRDA इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा था, इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा था जिसका कोई जवाब नहीं। तो PFRDA के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई PFRDA के वर्तमान में आपको DG कौन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताएंगे डायरेक्टर जनरल आपको कौन देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ सितंबर 2025 में। इनका पूरा नाम आपको देखने को मिल जाएगा शिवा सुब्रमण्यम रमन, शिवा सुब्रमण्यम रमन, शिवा सुब्रमण्यम रमन नाम देखने को मिल जाएगा। एस शिवा सुब्रमण्यम रमन। संघ बजट 25-26 में जल जीवन मिशन को कितने समय तक विस्तृत कर दिया गया था? इसके अंदर एक राशि भी दी गई थी, मेरे ख्याल से एक बार रीचेक कर लेना, मैं हल्का सा कंफ्यूज हूं कि राशि कितनी दी गई थी। जहां तक मुझे याद है 6000 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर दी गई थी, जहां तक मुझे याद है 6000 करोड़ रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी गई थी जल जीवन मिशन के लिए। 28 तक तो ये अग्रसर किया था, बट एक बार काइंडली चेक कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि यह आपको देखने को मिलती है कि इसके अंदर 6000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। भाई मैंने क्या बता दिया ऐसा? अच्छा, सेबी के लिए बता दिया। सेबी की स्थापना 1988 में होती है, करेक्ट है, एक्ट 1992 में आता है और रेगुलेशन 1993 में होती है। क्या करना चाहते हो तुम? मैंने आपसे पहले भी ये सवाल 10 बार करा रखा है, उसके बाद भी तुम ये हरकत करते हो, मुझे बढ़िया नहीं लगती। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी इन इंडिया लॉन्च होती है फरवरी में, इसके बारे में बताइए। ठीक है, अन्य 6000 करोड़ है जहां तक मुझे याद है, और फिर भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया 6000 ही है। 67,000 करोड़ नहीं है, 6000 करोड़ है, 67,000। ओहो, 6000 ही है। खैर आप मुझे बताइए, नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, यूथ पॉलिसी आपको कब देखने को मिल जाएगी उसके बारे में बताइए। सर, जैसे ही अपने युवा प्रधानमंत्री आते हैं भारत के, जिनका नाम है नमो जी अर्थात नरेंद्र मोदी जी, जब आते हैं 2014 में, वो अपने साथ नेशनल यूथ पॉलिसी लेकर आते हैं। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ SPI के द्वारा लॉन्च की जाती है? फटाफट इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, MOSPI के द्वारा कौन सी आपकी स्कीम है जो लॉन्च की जा रही है, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण के साथ बताएंगे। सर जी, अगर हम बात करें ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ,
दूसरा मंथली इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस रिव्यू रिपोर्ट। हाँ सर, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट किया है या नहीं किया है, वो चीज़ भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। दोनों ही इसके अंदर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएंगे, बोथ आर द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कितना था, और वर्तमान में कितना हमारा जो आपको देखने को मिल जाएगा ना, ठीक है, वो आप इसके बारे में भी आप जरूर बताएंगे। ठीक है, जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कितना आपको देखने को मिल जाएगा 1951 के बाद। उस समय कितना था, वर्तमान में कितना है? एक बच्चा कह रहा है 97, बेटा 117 था उस समय। 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर इतने लोग रहा करते थे, लेकिन वर्तमान में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वर्तमान में स्थिति बहुत खराब आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी बहुत ज्यादा खराब। ठीक है, याद रखना। नहीं बता रहे, एक बच्चे का नाम है, क्या नाम है इसका, भरत करके है, इसने सही बताइए 384 आपको देखने को मिलती है। 382 देखने को मिलती है, 84 नहीं बाबू, गलत बताइए। इसमें 382 देखने को मिलते हैं वर्तमान में। वर्तमान में भी कब का डेटा है? 2011 सेंसस का डेटा है। 2011 सेंसस का डेटा है, सेंसस का डेटा है। आगे बढ़िए, 45वां सवाल, एडीबी की स्थापना कब होती है? एडीबी की स्थापना कब होती है आप बताइए, जो बच्चे 66 बता रहे थे। ठीक है, राम राम भाई, हरियाणा था, राम राम। हेमंत भाई फटाफट बताओ। देखो 1966 में एशियन डेवलपमेंट, एडीबी की स्थापना 1966 में होते हैं। काफी आसान सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। स्थापना 1866 में आपकी हो जाएगी। ठीक है, डुगू कलेक्टर आंसर इसमें बताएंगे। निर्यात तैयारी सूचकांक में जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इंडिया के द्वारा डेवलप किया जाता है, तो ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अंदर, जिसमें गुजरात बहुत लंबे टाइम से टॉपर चल रहा है, यह किसके द्वारा रेडी किया जाता है? सर, नीति आयोग इस रिपोर्ट को रेडी करता है। कौन रिपोर्ट को रेडी करता है? नीति आयोग इस रिपोर्ट को रेडी करता है। ठीक है, मनीला में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, इसी के हेडक्वार्टर आपको मनीला में देखने को मिलता है, फिलीपींस मनीला में, फिलीपीनीस मनीला में हेडक्वार्टर है। अगला सवाल ये रहा, पूछा है फरवरी 2025 तक अनुसूचित जनजाति व्यक्ति भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। ऐसा लगता है एसटी पॉपुलेशन ये सर इंक्रीज कर रही है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही है। कमाल की बात है कि 8.6% आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक गलत शामिल है, इसके बारे में बताएंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसके संदर्भ में कौन सा कारक लागत शामिल है। ठीक है, कारक लागत में शामिल, ओके 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 ओके। इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो वस्तु को बनाने में फैक्टर कॉस्ट के अंदर शामिल होता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर, जिससे एक वस्तु के प्रोडक्शन के अंदर कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो कौन सी ऐसी चीज है जो कॉस्टिंग के तौर पर आपकी बढ़ जाएगी, उसके बारे में आप बताइए। उसके बारे में आप बताइए, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो कहां पर वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, चर्चा करिए। सर जी, अगर हम कॉस्टिंग बात करें कि कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कि कारक बढ़ जाता है, कि कारक आपका बढ़ जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बताता हूं, केवल उत्पादन कर नहीं, ओनली नहीं होता, काम चल सकता था। ओनली द पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स ओनली, बोथ द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन टैक्स, दोनों ही, प्रोडक्शन कॉस्ट भी और प्रोडक्ट कॉस्ट भी। ओनली द पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट किया जाता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। सीधी बात है, ये आंसर आपका हो जाएगा। दोनों प्रोडक्टों के टैक्सेस को क्यों लगा रहे हो, बाकी चीजें भी तो शामिल होंगी। तो उसमें ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें क्या लिख रहा है, सारा का सारा पेमेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जाता है एक ही बार में सारा आ गया ना। बी इज द आंसर, नॉट डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्यात तैयारी सूचकांक स्तंभों में से एक नहीं है? निर्यात नीति और व्यवसाय वातावरण। देखो, व्यवसाय का वातावरण क्या ये एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा? सर, एक्सपोर्ट के ऊपर जरूर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पर तो चीजें रेडी होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो एक्सपोर्ट रेडीनेस के लिए इसकी भी नीड होगी और इसकी भी नीड होगी, तो दोनों ही शामिल नहीं होंगे। नन ऑफ दीज हो जाएगा, नीदर। अगला सवाल, वास्तविक अर्थ में योजना। ठीक है, वास्तविक अर्थ में योजना कौन सी योजना से? द प्लानिंग इन द रियल सेंस बिगिन विद विच 5-year प्लान। वास्तविकता में कब शुरू हुई थी प्लानिंग? पहली प्लानिंग जो थी, क्या हम पहली प्लानिंग को प्लानिंग में कंसीडर करते हैं? लल्ला, क्या हम पहली प्लानिंग को प्लानिंग में कंसीडर करते हैं? खुद बताओ कि सर पहली जो प्लानिंग थी क्या वो प्लानिंग थी?
सच अगर मैं बताऊं तो पहली प्लानिंग ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हैरोल्ड डॉमर मॉडल था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल था। और इस मॉडल को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करके, आप प्राथमिक क्षेत्र का डेवलपमेंट करके क्या कभी आगे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्टली जो प्लानिंग स्टार्ट होती है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई थी, क्योंकि इन्होंने जहां से पंचवर्षीय योजना के मॉडल को उठाया 1928 के मॉडल से उठाया था, जो रशिया में चला करता था, ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने इसको उठाया था। और वहां पे उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज किया जाता था, इन्होंने उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज नहीं किया। अगला सवाल, 2002 से 2003 में भारत सरकार ने 2002 से 2003 में भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के संबंध में राजकोषीय सुधारों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? 2-3 के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए विजय केलेकर समिति देखने को मिल जाएगी। सी रंगाराजन, चक्रवर्ती रंगाराजन समिति आपको गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी, इस तरीके की चीजों के लिए बनी थी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य भारत में जनसंख्या वृद्धि को कब तक स्थिर करना था, जो आपको यहां देखने को मिलती है। हमने सोचा कि हम इसको कब तक स्थिर कर लेंगे, जो आपकी पॉपुलेशन को लेकर एक ना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी सन 2000 में। मानना था कि 2045 तक हम अपनी पॉपुलेशन को स्थिर कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, वो रेगुलेट हो जाएगी। उसके बाद वो हर साल जितनी बढ़ेगी उतने ही लोगों की डेथ हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा। तो ये हमने 2045 तक के लिए बात करी थी। या इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के, आप लोगों के पसंदीदा सब्जेक्ट की बात करता हूं, दैट इज पॉलिटी। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के दुई सदनों के प्रस्ताव द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ये महालल्लू सवाल तो नहीं कह सकते, समझदार बच्चे इसको कर पाएंगे, ठीक है, समझदार बच्चे इसको कर पाएंगे। और जो बच्चे अभी तक स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, अब मैंने क्या काम करा, अभी तक जो क्वेश्चन आपके आए थे वो तो मैंने चेयरमैन साहब से बात करके क्वेश्चनों को कराया था। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अब चेयरमैन साहब की बात नहीं है, वो मेरी पर्सनल लेवल की बात है। ये सेल्फ मेड क्वेश्चन है, यहां से आगे ये किसी परीक्षा में नहीं आए हैं। जितने बच्चे करें 6 महीने, बहुत बहुत गलत कर रहे हो बेटा, क्योंकि आर्टिकल 360 में कहा जाता है कि इसको 2 माह के भीतर, 2 माह में आपको पारित कराना पड़ेगा, 2 माह में पारित कराना आवश्यक होगा। अगर यहीं पर आपका 352 हुआ होता आर्टिकल, तो इसमें लिखा होता कि 1 माह में पारित कराना आवश्यक है, 1 माह में पारित कराना आवश्यक है, पारित आवश्यक है। ये चीज यहां पर लिखी गई है, आवश्यक आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक माह में पारित है, एक 2 माह में पारित कराना आवश्यक है। करेक्ट आंसर होगा 2 महीने के भीतर इसको पारित कराना जरूरी हो जाएगा। कितना? 2 महीने के भीतर इसको पारित कराना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय, ये देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर 22/11/2023। अब तुम देखो, दिल्ली पुलिस के लिए काम किया जा रहा है। पूछ ये रहा है भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338। सर जनजाति आयोग NCST की बात करूं 338A। सर अगर NCSC की बात करूं, नेशनल कमीशन, NCBC की बात करूं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338B। अगर बात करूं NCOBC वालों के लिए बात करूं तो 340 आपकी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। पूछा जा सकता है कि ये कब बना था? सर 2003 में आपको देखने को मिल जाएगा। यह अगला सवाल, भारत के चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बन गया, तो फिर इसे वर्ष में दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी कब बना दिया गया? यह भी बढ़िया सवाल है। हमारे राष्ट्रपति साहब 1989 के अंदर सोचते हैं कि चुनाव आयोग का कार्य बहुत आ जाएगा अपने लड़के पर, लड़के का मतलब है कि अपने मित्र पर, तो हम ऐसा करते हैं 2 जन को और भेज देते हैं। तो VS सेगल और SS धनोआ, इन दोनों लोगों को भी बना दिया गया। काम खत्म हुआ तो उन दोनों को कहा कि अब तुम घर जाओ, आपकी छुट्टी। तो 1990 में उसको दोबारा से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। इस बात पर VS सेगल चिढ़ गए। VS सेगल सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि किस हिसाब से इन्होंने हमें वापस निकाल दिया, कंडीशन तो हुई नहीं है हमें वापस निकालने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर डाला, तो फिर 1993 में स्थायी तौर पर इसको 3 सदस्य कर दिया गया। स्थायी तौर पर 3 सदस्य कर दिया गया, सदस्य इसको कर दिया गया। इसका करेक्ट आंसर 1990 होगा। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताइए। CHSL 2022 का सवाल है।
पूछा गया है इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हु विल प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कौन बैठेगा? सर राज्यसभा के उपसभापति बैठेंगे, बात खत्म हुई। राज्यसभा का सभापति नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि सर राज्यसभा का सभापति अगर बैठ गया तो ये हमारे संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। थोड़ी बात भी समझ ले करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल ये रहा, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह बात 91st CAA 2003 के थ्रू क्लियर हो चुकी है। मिनिमम संख्या 12 सदस्य हो सकती है। आगे हम बात करते हैं PDF कहां मिलेगी, ऊपर देखिए टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आगे बढ़िए। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है कि मंत्रियों के भी अपने अधिकार होंगे? ठीक है, मंत्रियों के भी अपने अधिकार होते हैं भाई, बगैर अधिकारों के मंत्री कहां और बगैर मंत्रियों के अधिकार कहां है? तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि मंत्रियों के अधिकार आपको कहां देखने को मिलते हैं। तो आप बताएंगे कि सर मंत्रियों के जो अधिकार हमें देखने को मिलते हैं वो कहां देखने को मिलते हैं, बताइए। देखो 175 में क्या देखने को मिलता है? सर 175 में देखने को मिलते हैं हमारे राज्यपाल का अभिभाषण, 76 में विशेष अभिभाषण, 77 में मंत्रियों के विशेष अधिकार, 78 में हमारे सीएम के कर्तव्य, सीएम की ड्यूटीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। बात हुई खत्म, बहुत बढ़िया। इसके बारे में आप जोरदार तरीके से याद रखना, इसका सवाल का जवाब 177 होगा। निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? कौन है ऐसा जिसके पास है पावर जो कि सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार रखता है? ठीक है सर, ये भारत की संसद है। उच्च न्यायालय की स्थापना हमारी संसद पर ही निर्भर करती है, इसके बारे में आपको समझना होगा। दिस डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन संसद। किसके ऊपर डिपेंड करती है? सर ये संसद के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कोई समस्या है? मुझे लगता नहीं है कोई समस्या इसमें होगी। ठीक है सर, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 231 में कि पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, चलिए किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 231 में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया पार्लियामेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। 61वें नंबर का सवाल, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला आपको लीला सेठ आपको देखने को मिल जाएंगी। है गलत है ये? चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एना कैंडी, लीला सेठ, करेक्ट लीला सेठ है। एना कैंडी कौन है? केवल जज बनी थी, जज ऑफ हाई कोर्ट, जज बनी थी हाई कोर्ट में, है ना, याद रखना। फातिमा बीवी ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, मुख्य जज नहीं बन पाई, मुख्य जज नहीं बन पाई, इनके बारे में याद रखेंगे, है ना। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, केंद्र राज्य और अंतरराज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे होता है? बननी कब थी? 1990 में बनी थी। पहला अध्यक्ष इसका हमेशा से पीएम रहता है, पहला अध्यक्ष हमेशा से ही पीएम रहता है, पीएम ही अध्यक्ष होता है। तो पहला अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे, और वर्तमान में अपने मोदी जी। आर्टिकल 263, सर धारा याद नहीं हो रही है तो दोबारा से मूल विधि पढ़ो ना भाई। आगे हम बात करते हैं, ये जो बना था 1990 में बना था, आर्टिकल मैंने बताया आर्टिकल 263 आपको देखने को मिल जाता है। अंब्रेला आर्टिकल कौन सा है? अंब्रेला आर्टिकल 253 इज अंब्रेला आर्टिकल। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को क्षमता है कि वो उसका गठन करे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना करता है? 279A। जीएसटी परिषद के अंदर लोग कितने होते हैं? सर 33 लोग होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? सर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अध्यक्ष होता है, FM फाइनेंस मिनिस्टर ही अध्यक्ष होता है, अपनी निर्मला सीतारमण जी अध्यक्ष है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था? सर 280 के तहत हमारा फाइनेंस कमीशन बनता है, बहुत आसान हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल की बात करूं, आर्टिकल 76, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सर इसके लिए एक्ट आता है, एक्ट 1990 का एक्ट है। स्थापना होती है 1992 में, 1992 में। विजिलेंस कमीशन आपको जो देखने को मिलता है, सतर्कता आयोग, ये 1963 में बन गया था, पर इसका कोई आर्टिकल नहीं है। भारत के वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, करेक्ट है। वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशें संसद के लिए बाध्यकारी नहीं। संविधान के 80 के तहत सिफारिशें के बारे में चर्चा करता है, नहीं। सिफारिशें 281 के तहत होती है। ओनली वन हो गया, ठीक है, ओनली वन हो गया, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को दर्शाता है? 300A। पहले ये चीज हुआ करती थी आर्टिकल 19 फर्स्ट के F के अंदर, आर्टिकल 19 फर्स्ट के F और आर्टिकल 30 फर्स्ट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में ये 300A में चली गई है। कमाल की बात है ये भी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग क्वेश्चन मार्क में अनुच्छेद 300, देखो
ये किस भाग में? सर ये भाग 12 में है। क्यों है भाग 12 में? भाग 12 ही फाइनेंस के बारे में बात करता है। भाग 12 के अंदर आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक है। तो काम खत्म, पैसा हजम। भाग 12 10 के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, 10 में 10 का दम है, ये आपके अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। भाग 9 पंचायतों के लिए है, इसके अंदर आर्टिकल 243 है। भाग 11 जो है इसके अंदर कार्यकारी और विधायी जो विभाजन है शक्तियों का वो दिया हुआ है, जो 245 से लेकर 263 तक जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल। ये एसएससी जेसी में आ चुका है, लेकिन जेसी की एसी तेसी आप कर सकते हैं अगर आपको सवालों के बारे में पता है। कमाल की बात यह रही, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय संसद के पास यह अधिकार है कि वह माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अध्यारोपित करने की शक्ति रखता है। भारतीय संसद के पास यह अधिकार है, यह 302 के माध्यम से इनको मिलता है। कमाल की सवाल है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकताओं अनुसार दो राज्यों भारतीय क्षेत्र के किन्हीं दो भागों के बीच व्यापार वाणिज्य के लिए शक्तियां देता है? मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। 302 व्यापार व वाणिज्य की शक्ति आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर पे याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, याद रखिए। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा को विशेष अधिकार है? राज्यसभा को विशेष अधिकार है किस चीज को लेकर? सर राज्यसभा को विशेष अधिकार है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर, जैसे IAS, IPS, IFOS, इस प्रकार की सर्विसों को लेकर हमारी जो राज्यसभा उसको विशेष अधिकार है। इसका सृजन यही कर सकता है। अब 327 नहीं होगा, चुनावों के लिए है वो। 324 से लेकर 329 ये चुनावों के लिए जाता है। कैसी बातें करते हो, छोटी बात मत करा करो। आगे बढ़ो, अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद के द्वारा सृजित किया जाता है? आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अगला सवाल ये रहा, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना करने का प्रावधान है? लोक सेवा आयोगों का प्रावधान आर्टिकल 315 में है। 16 में इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 17 के अंदर इनके सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, राज्य में राज्यपाल के द्वारा हटाया जाएगा। 318 में इनके कार्यकाल के बारे में अतिरिक्त जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आपको देखने को मिलता है भारत का इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा सचिवालय और लोकसभा, यह आपको आर्टिकल 80 नहीं 81 में देखने को मिलती है। राज्यसभा या सेक्रेटरीट, ये 80 में देखने को मिलती है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 से लेकर और आर्टिकल 61 तक यह देखने को मिल जाता है। आदमी बहुत अच्छा हूं, इसीलिए चीजों को बताता हूं। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों का संकलन जो कहलाता है उसको आचार संहिता कहते हैं। यह GD में 2021 में आया था। यह सवाल 74वां है। 75वें नंबर का सवाल ये रहा, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अभी 25 सवाल हम और करेंगे, छोटी मोटी बात नहीं है। एक बच्चे का कहना है वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों बन रहे हो? क्वेश्चंस का आंसर तो करने दो बेटा। बात यह है कि ये जो मैं चीजें करा रहा हूं उसको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कहते हैं। जो बच्चा सो रहा है उसको कोड ऑफ कंडक्ट ही, हाँ वो तो मैंने बता दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, आचार संहिता। अच्छा, बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर इतनी तेजी से काहे करा रहे हो, इसके पीछे का भी कारण है तेजी से कराने का, क्योंकि बच्चे आपका दिल्ली पुलिस का पेपर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब दिल्ली पुलिस का पेपर आपका बहुत जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, और परसों से आपके पेपर है और परसों से बहुत चीजें आपके पक्ष में नहीं होंगी तो आपको दिक्कतें आएंगी। अब मुझे आप ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं? अरे चलो चलो रुक जाओ, हल्का सा मैंने यहां 5 सेकंड का ब्रेक लिया है। अब मुझे बताइए उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? सर कोई आपके आगे क्यों नहीं टिका? क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन घोल के पी रखा है बेटा। ऐसे ही है, कोई सोचता भी नहीं है इस बारे में। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हाथ उठाएं। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हाथ उठाएं फटाफट से। आप सभी उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को एक विशेष सूचना, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं तो इस YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। अगर आप लाइव के सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो वीडियो कुछ इस प्रकार से है, जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए UP GK हिस्ट्री की क्लास के लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो बच्चे जैसे राधे राधे कर रहे हैं तो आप भी उनको जाके जय हिंद कर दीजिएगा। और एक और कमाल की बात मैं यहीं पर डिक्लेयर कर देता हूं, आपको शनिवार में, कब? सैटरडे में
सैटरडे के अंदर मैं बात कर रहा हूं बीएनएसएस को प्रारंभ करने की। तो बीएनएसएस को प्रारंभ किया जा रहा है सैटरडे में, तो सैटरडे में रेडी रहना बीएनएसएस के लिए। लेकिन सैटरडे में बीएनएसएस तभी हो पाएगी जब इस क्लास के अंदर अब सब एक छात्र मौजूद होंगे। यूपी जीके को कंप्लीट तौर पर आपके लिए फेंक के मार दिया गया है। यूपी जीके कंप्लीट, यूपी जीके का खेल खत्म। ये आपको क्लास देखने को मिल जाएंगे 36,000, 11,000, 10,000 और आज की क्लास 50,000। तो कमाल की बात यह है कि आप सभी लोगों का यहां पर आना है। सर यूपी का दबंग जिले से है, आप दबंग जिले से हैं, हम यूपी के दबंग हैं। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर पर। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में सीटों का आरक्षण है? 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए उल्लिखित है। यह आर्टिकल 330 के अंदर दी गई बातें हैं। इस प्रकार की बातें बताई नहीं जाती क्योंकि लोग कहते हैं नजर लग जाती है। 297 आर्टिकल के अंतर्गत उल्लेखीकरण किया गया है कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। अगला सवाल यह रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करूंगा आज, यूपी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करूंगा। रेगुलर आना है आपको। एक दिन भी अगर मिस हो गया तो फिर ये समझ लीजिए कि आप अपने पेपर की तैयारी में पीछे रह गए। सर बच्चों को गुमराह मत करो, 100 क्वेश्चनों में पेपर क्लियर नहीं होता, ऐसा हरिदन नाम के बच्चे का कहना है। हरिदन भाई, मैं पहली बार थोड़ी दिल्ली के सवाल करा रहा हूं, ये प्लेलिस्ट देख पाते हो तुम? आईसाइट पे जोर डालिएगा। दिल्ली पुलिस की 2 प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। 100 क्वेश्चनों से पेपर किसी का क्लियर नहीं होगा, ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेंगी। ऐसे 100 क्वेश्चन 10 बार करा चुका हूं। आगे बढ़िए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अनुसूचित जाति के आयोगों से संबंधित है आर्टिकल 338, 343 राजभाषा से उल्लिखित करता है। ठीक है, याद रखेंगे इनके बारे में। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल। अरे यार थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेते हैं, थोड़े बहुत मजाक कर लेता हूँ इसलिए कि आप लोग थोड़ा सा क्लास के अंदर आप थोड़ा दिमाग खोल के बने रहे, ठीक है। और ऐसे जो क्रिटिसिज्म करने के लिए बच्चे आ रहे होते हैं उनको भी मैं बहुत कॉमिक वे में ही लेता हूँ। मैं कभी किसी की बात का बुरा नहीं मान रहा होता, ठीक है। हाँ, कह दिया कि सर 100 क्वेश्चनों में पेपर नहीं होता। अरे हमने पता भैया 100 क्वेश्चनों में पेपर नहीं होते। मैं ठीक है, ये बालक भी खुश हो गया, थोड़ा सा आप भी खुश हो गए, क्लास का माहौल भी बन गया, ठीक है। अब कह रहा है सर सॉरी गलती से बोल दिया था। हाँ, बस हो गया काम, ठीक है। लाइक कर दिए, क्लास को आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है? देयर शैल बी कमीशन फॉर द सोशली एंड इक्वली बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपका कौन सा आर्टिकल देखने को मिलता है? एससी बीसी की बात कर रहा है, 338 B1। वाई देखने को मिलता है फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। एस आपको देखने को मिलता है जो वार्ड होते हैं, वार्डों से रिलेटेड करता है, वार्ड, ठीक है। चलिए वार्ड आपको देखना। अरे कोई बात नहीं हरिदन भाई, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को नियंत्रण लेने की शक्ति देता है? 356। अगर राज्यपाल कहेगा कि प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, उसको अपने अधीन ले लीजिए, तो वह प्रशासन को अपने अधीन ले सकता है आर्टिकल 356 के तहत। अगला सवाल। राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? राज्य में संवैधानिक अनुशासन राज्यपाल के द्वारा डिमांड की जाती है। यह आर्टिकल 356 में ही लिखा हुआ है, इसी को प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं होते? आर्टिकल 20 और 21 ऐसे हैं जो कभी भी नहीं हट सकते हैं, और ये बात हमें आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 दोनों के अंदर ही उल्लिखित की गई है कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 अपने पद पर बने रहेंगे, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद के द्वि सदनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? सर आर्टिकल 360 का है, यह सवाल मैं करा चुका हूं आज की क्लास के अंदर, मैंने पॉलिटी के सवालों के अंदर इसको कराया था। फटाफट बताइए तो आपको कहां देखने को मिला था? ठीक है, चलो ठीक है। आगे हम रेलवे के लिए मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ करने वाला हूं, वो तो थोड़ा सा मैं हल्का हाथ रख रहा हूं अभी लोगों को फेक न्यूज फैलाने दो, सच्चाई की एक अलग चमक होती है, स्पष्टता आपको दिखाई देगी। 2 महीने के भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। भारतीय संविधान का 42वां संविधान अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? सर कब? 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या शामिल हुआ है? सर जो हुआ है आपका समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता। जो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट,
सेक्युलर और इंटीग्रल, तो इसमें सेक्युलर ही बचा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है? सर, गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन 1987 के माध्यम से मिलता है। गोवा एक पूर्ण राज्य बनता है, हमारा 25 नंबर का पूर्ण राज्य बनता है, 25वां राज्य बना है गोवा 1987 में। 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने गोवा पर कब्जा किया था। आगे बढ़िए, अगला सवाल नेक्स्ट। भारत संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेश कर सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? लिमिट ऑफ प्रोफेशन टैक्स, बहुत बढ़िया। प्रोफेशनल टैक्स आपको बहुत रेयर फेनोमेना देखने को मिलेगी कि सिर्फ प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। हाँ, तो प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है और प्रोफेशनल टैक्स की चर्चा के अंतर्गत आपको ये देखने को मिल जाएगा और इसके अंतर्गत आप बताएंगे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो बेसिकली जो वो होता है ना, डॉक्टर्स वगैरह भी होते हैं, उनके द्वारा भी लिया जाता है। जो अपने प्रोफेशन में डिग्री के साथ सम्मानित होते हैं उनके द्वारा ही लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ये 250 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया था। 60वें संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। कौन सा? 60वां संविधान संशोधन 1989। इन द केस ऑफ मोहम्मद सलीमुल्लाह का केस था, आपको किसके अगेंस्ट देखने को मिलता है कि जिसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 19 जो है केवल और केवल भारतीय सिटीजन्स के लिए है। सर, ये यूनियन टेरिटरी के अगेंस्ट था, मोहम्मद सलीमुल्लाह का केस था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? नरगिस आपको, अच्छा, नृत्यांगना। एक्टर होती तो नरगिस होती, एक्टर होती तो नरगिस होती, लेकिन नृत्यांगना है तो इनके बारे में याद रखना। रुक्मणी देवी अरुंडेल 1952 में ऐसा किया गया था। रुक्मणी देवी अरुंडेल 1952 में ऐसा किया गया था। अगला सवाल, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता डायरेक्ट टैक्स कोड बिल आपको कब देखने को मिल जाएगा? डायरेक्ट टैक्स कोड बिल के बारे में बात करते हैं। ये रिसेंट में आया था डायरेक्ट टैक्स को लेकर, जो कमेटी बनी थी विजय के लेकर कमेटी, उसी के द्वारा कुछ सिफारिशें होती है। डायरेक्ट टैक्स के लिए बिल आता है, 2010 में आया था। आगे, भारत में दहेज प्रतिशत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में पारित हो गया था। ठीक है, चलिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू व्यक्तियों की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है? अगर कोई व्यक्ति है तो सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो बगैर वसीयत मर जाता है तो जो उत्तराधिकार किसको दिया जाएगा? अगर बगैर वसीयत मरा है, मतलब वसीयत नहीं है, तो उत्तराधिकार उसके पति को दिया जाएगा। महिला है तो हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार उसके पति का होता है, अगर वसीयत नहीं है तो। ठीक है, अगर पिता है तो पुत्र का होता है। अरे लाइकों को 500 कर देते हैं, सारे लाइक कर दो कि लाइक ऑटोमेटिकली 500 हो जाएंगे। चलो ये बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उसकी शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल का 85% से अधिक हिस्सा सिंचाई के लिए है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य हमारा है, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य हमारा है जहां पर आपको देखने को मिलता है सिंचाई क्षेत्र काफी अच्छा खासा है? 85% से अधिक भूमि जो है वो सिंचित भूमि है, जिसको क्या बोलते हैं? सिंचित भूमि देखने को मिल जाएगी। हरियाणा में सिंचित भूमि अधिक है। दीनदयाल बंदरगाह के संबंध में बताइए। इट इज नोन एज कांडला पोर्ट, करेक्ट है। इट रिगार्डेड एज मेजर पोर्ट, ठीक है। यह भारत के पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में है। इट इज स्पेशली डिजाइंड, हाँ ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था तो यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बैनामा बोलते हैं सर, अरे वसीयत अलग होती है, बैनामा जमीन के बाद होता है। बैनामा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा, बांदीपुर बनेरघट्टा, ठीक है। कुद्रेमुख। लुप्तप्राय काली कॉलर वाली पीली कैटफिश चालाकुंडी नदी में पाई जाती है और चालाकुंडी नदी केरला के अंदर है। कौन सी? चालाकुंडी नदी केरला के अंदर है। दो पक्षी अभ्यारण्य सक्करकोटई और थिरुंगुल किस राज्य में आपको देखने को मिलते हैं? सर दोनों के दोनों ही तमिलनाडु में है। सक्करकोटई और थेरुथंगल दोनों ही तमिलनाडु में। कौन सा? मार्मोगांव बंदरगाह सर गोवा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, हिंटरलैंड का हिस्सा नहीं है। मार्मोगांव हिंटरलैंड का हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलता। अगला सवाल, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में देखने को मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। दक्षिण का ताजमहल किसको कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल मीनाक्षी टेंपल मदुरई को कहा जाता है। नारायण राव राजहंस जिन्हें बाल गंधर्व के नाम से जाना जाता है वह महाराष्ट्र के थे। कहां के थे? महाराष्ट्र के थे। यह सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता नहीं सकता किसके हैं क्योंकि मना किया गया है, चेयरमैन साहब ने मना किया है। अगला सवाल, गरिया आपको देखने को मिलता है त्रिपुरा में। और ये है आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, है ना? नहीं अभी है, ठीक है। बधाई इज फेमस डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? बधाई, बधाई हो बधाई, सुन लड़के के भाई, दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका नाजू। नाजू आपका कहां देखने को मिलता है? नाजू इज इन नागालैंड।
ठीक है, नाजुक सी बात है। भोपा एक संगीत रूप है जो कहाँ बजाया जाता है। अच्छा, मैंने इसके लिए हिंट बताई थी कि राजस्थान का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वहां भोपू से काम नहीं चलता, भोपा बजाना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मुझे बताएंगे राई। राई प्रसिद्ध है, वो भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? ठीक है, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बच्चे ये टॉप 100 क्वेश्चन थे दिल्ली पुलिस के लिए, जिनको ताबड़तोड़ तरीके से कराया गया है। अब आपसे मुलाकात होगी इस वाले सेशन में, जो यूपी जीके का सेशन है। मेरी आपसे विशेष आग्रह है, जो बच्चे वर्तमान में मौजूद बचे हैं क्लास में, अगर आप सच में चाहते हो चीजों को बहुत बेहतर करना, एक बार जाके पहले सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। इस क्लास के बाद सीधा वहीं पहुंचेंगे, लाइक कर देना। ठीक 20 मिनट के बाद मैं इसको लाइव स्टार्ट कर दूंगा, तो सबके सब बच्चे रेडी हो जाइए, वहां पहुंचिए और दिल्ली पुलिस के लिए चीजों को अच्छा करते हैं। रेलवे वाले भी बच्चे जो हैं, आपके लिए भी चीजें बहुत आर पार की करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।